सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज के वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये प्रश्न पहले तो आप लिख लेना, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये क्या है कि अभी जनवरी 2025 से ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो अभी इंडोनेशिया ये ब्रिक्स का फुल मेंबर कंट्री बन गया है। आपको याद है इस साल यानी कि 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो आंसर होगा ब्राजील के पास है। पिछले साल ब्रिक्स समिट को होस्ट किया था किस देश ने? रशिया ने। इस बार ब्राजील कर रहा है। और शायद आपको याद होना चाहिए कि पिछली बार यानी कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 4 नए देश मेंबर बने थे। कौन कौन से? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात। वैसे तो टोटल 6 देश शामिल होने थे, इन 4 के अलावा सऊदी अरब और अर्जेंटीना भी था, पर एंड मौके पे अर्जेंटीना में तो सरकार बदल गई थी, तो उसने तो इसमें शामिल होने से मना कर दिया था साफ साफ। और ये प्रश्न कई बार 2-3 बार एग्जाम में आ भी चुका है। उसके अलावा सऊदी अरब जो था वो कंफ्यूजन में था, वो जवाब नहीं दे रहा था कि शामिल होना है या नहीं होना है, होना है या नहीं होना है। लेकिन 2024 का लास्ट आते आते उसने फाइनली शामिल होने से मना कर दिया। तो इस तरह से आप देखोगे 2024 में ब्रिक्स में केवल 4 देश हैं जो शामिल हुए हैं। कौन कौन से? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अब 2025 में कौन सा देश शामिल हो गया? इंडोनेशिया शामिल हो गया, ये भी आपको याद रखना है। और इस तरह से ये ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। ये कौन से नंबर का बना है ये भी जरूर याद रखिएगा, 10वां सदस्य बना है। अच्छा, ब्रिक्स में शामिल सभी देशों का उद्देश्य क्या है? आपसी शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि 2025 में जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन कर रहा है ब्राजील, कौन से नंबर का समिट है? 17 नंबर का है। अच्छा, ब्राजील से मुझे एक प्रश्न याद आता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस पोर्ट, ये कहाँ पर है, जिसे कोफी बंदरगाह भी कहते हैं? तो ब्राजील आंसर होगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। बाकी देखो यहाँ पे इंडोनेशिया शामिल हुआ। पहले इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया से 2 पॉइंट और बनेंगे आपके कि इस बार का जो रिपब्लिक डे है हमारा 2025 वाला, इसमें चीफ गेस्ट हमारे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही हैं। क्या नाम है? प्रबोवो सुबियांतो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, प्रेसिडेंट जो कि 2024 में नए बने थे, प्रबोवो सुबियांतो इनका नाम है। और इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता होती है, नई कैपिटल नूसंतारा है और करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। बाकी देखो ब्रिक्स की अगर बात करते हैं तो शुरुआत में इसमें 4 ही देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर 2010 में इसका 5वां सदस्य देश बना था साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स की जो पहली समिट हुई थी ना, वो 2009 में हुई थी, यकिंतबर्ग रशिया में हुई थी। और इसका मुख्यालय आपको कहाँ पे मिलेगा? शंघाई चाइना में मिलेगा। बाकी और बातें मैंने आपको सारी बताई दी है। अब यहाँ पे और मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि ब्रिक्स का नया नवीनतम सदस्य देश 10वें नंबर का इंडोनेशिया बन गया, मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस बताऊंगा जहाँ पे हम देखेंगे अभी कौन कौन सा देश किस में शामिल हुआ है, कौन किसका मेंबर बना है, इस तरह के सारे प्रश्न हम देखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये पूरी। जैसे कि देखो G20 का नवीनतम सदस्य बना था कौन? अफ्रीकन यूनियन बना था। कब? 2023 में, जब इसकी अध्यक्षता भारत के पास थी। 2024 में G20 की अध्यक्षता याद रखना ब्राजील के पास थी। और अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय एडिस अबाबा इथोपिया में है। ब्रिक्स का भी मैंने आपको बता ही दिया, 2024 में 4 सदस्य देश बने थे, ईरान, यूएई, इथोपिया और इजिप्ट। और अर्जेंटीना ने शुरुआत में मना कर दिया था, सऊदी अरब ने लास्ट में मना कर दिया। और अभी एक नया बन गया, कौन सा? इंडोनेशिया। और आसियान का 11वां देश ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते बना था। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पिछले साल ही 10वां सदस्य देश बना बेलारूस, उससे पिछले साल 9वां बना था ईरान। वैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में टोटल सदस्य देश आपको पता है 190 होते हैं, लेकिन पूछे सबसे नवीनतम कौन सा है? 190वां एंडोरा है। उसी तरह से वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर कंट्रीज है, 189 नंबर का कौन सा है? नाउरू है। यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर है, 193 नंबर का साउथ सुडान है। नाटो का भी 32वां सदस्य बना स्वीडन। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी 100वां सदस्य बना था पराग्वे। देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 3-4 देश याद रखो, एक तो 100वां, एक तो 99वां, 99, 100 वाला और 101 वाला याद रखो। और अभी जो लेटेस्ट बन गया वो याद रख लो, 105वां बन गया, कौन सा? मालदोवा। 99 नंबर का स्पेन बना और 101वां नेपाल बना। और ये 100वां पराग्वे हो गया। बाकी यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना। और संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य देश जर्मनी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मनी
न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जीरिया बना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां हमने देख लिया, नेपाल बना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश बना था नाउरू, वो इसका 110वां सदस्य देश बना। ये जो नाउरू देश हमने 2 बार पढ़ा है, देखो पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था नाउरू, ये वर्ल्ड बैंक का सबसे नवीनतम सदस्य देश था और अभी ये स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी नवीनतम सदस्य बन गया। बाकी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य जमाइका बना था और अभी इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में नया मेंबर हिंडाल्को बना था। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, यूनाइटेड नेशन, इनके भी मैंने आपको बता दिया और अभी जो लेटेस्ट नए मेंबर जिनमें बने वो भी मैंने आपको रिवाइज करा दिए। तो ये पूरा महत्वपूर्ण था पूरा प्रश्न, बहुत सारा मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स बताए, सभी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर ये कहां पर लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा सिक्किम में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री हैं, कौन, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, तो अभी उन्होंने ही अभी सिक्किम में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन किया है। तो सिक्किम के सोरेंग जिले में अभी जैविक मछली क्लस्टर किसानों की इनकम को बढ़ावा देगा और जलीय कृषि में ये स्थिरता को बढ़ावा देगा। इसका मुख्य उद्देश्य है एंटीबायोटिक और रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली बेचना, और इस तरह ये न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण सुनिश्चित करेगा और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान को रोकेगा, जिससे टिकाऊ मछली उत्पादन प्रथाओं में योगदान मिलेगा। तो सिंपल सा एक लाइन में हमें याद रखना है, भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर कहां पर लॉन्च किया गया, सिक्किम में। अच्छा, पहले मैं आपको इसी तरह के कुछ और प्रश्न रिवाइज कराता हूं, फिर मैं आपको सिक्किम लेकर के चलूंगा। आपको याद होगा, ये तो सबको याद है, भारत में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने वाला पहला राज्य है वो सिक्किम है। लेकिन क्या आपको ये याद है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था? पहला ऑर्गेनिक स्टेट तो सिक्किम हो गया, और ऑर्गेनिक केंद्र यूनियन टेरिटरी पूछेंगे केंद्र शासित प्रदेश तो वो लक्षद्वीप है, याद रखना। अभी गुजरात की स्टेट फिश कौन सी बनी थी? घोल मछली बनी थी। हमारे मत्स्य पालन जो मंत्री जी हैं राजीव रंजन सिंह जी, अभी इन्होंने ही इसी तरह की एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, रंगीन मछली एप्लीकेशन। और आप जानते हो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, नेशनल फिश फार्मर्स डे कब होता है? 10 जुलाई को होता है। और सिक्किम की स्टेट फिश का नाम क्या है? केटली है, स्थानीय भाषा में केटली कहते हैं, वैसे इसका प्रॉपर नाम है कूपर महसीर। और पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय पूछेंगे तो ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। अभी नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारा कौन सा है, ये जरूर याद रखना, गंगा नदी डॉल्फिन है। वैसे ही उत्तर प्रदेश का भी स्टेट एक्वेटिक एनिमल बन गया है। अच्छा, हमारा ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो गंगा डॉल्फिन है ये कब बना था? अगर मैं ऐसे पूछूंगा कब, तो फिर आंसर होना चाहिए आपका 2009 में, 5 अक्टूबर 2009 को। और इसीलिए तो 5 अक्टूबर को हम नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में भी मनाते हैं। गंगा डॉल्फिन को सुसु के नाम से भी जाना जाता है, सुसु। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लैटनिस्टा गांगेटिका। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना इच्थोलॉजी कहा जाता है, इच्थोलॉजी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च सेंटर ये कहां पर आपको मिलेगा, तो ये आपको केरल के कोच्चि में मिलेगा, जिसकी स्थापना होती है 1947 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय शीतल जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज, ये आपको कहाँ मिलेगा? भीमताल नैनीताल में मिलेगा, जिसकी स्थापना होती है 1987 में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न जो मैं आपको करवा रहा हूँ। और हाँ, फिर अगले में पूछ रहे अभी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो आंसर होगा बहादुर सिंह सागू को। तो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले बहादुर सिंह सागू को अभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट बनाया है। अच्छा, उन्होंने किनका स्थान लिया ये पूछेंगे, तो आदिल सुमरीवाला का स्थान लिया है। वे 2012 से इस पद पर थे और अब उनके बाद नए आ गए हैं, ये बहादुर सिंह सागू इनका नाम है। अच्छा, इनके अलावा संदीप मेहता को अभी भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन का सचिव बनाया, सेक्रेटरी बनाया है, वो भी मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, उससे पहले आप ऑप्शन में भी देख लो एक बार। ये अजय बंगा, ये अभी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने थे, भारतीय मूल के हैं। और रणधीर सिंह एशियन ओलंपिक काउंसिल के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे ये। और राजीव मेहता फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय बने थे ये। तो मैंने देखो, आप देखोगे ऑप्शन में भी इस तरह से रखे हैं जानबूझ के नाम, जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अध्यक्ष बनने वाले सारे पहले भारतीय हैं।
अब चलो आप मुझे बताओ, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे भारतीय अभी कौन बने हैं? ये होमवर्क प्रश्न हो गया आपके लिए। और 2 प्रश्न और पूछूंगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है और भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? चलो ये तो मैं आपको बता देता हूं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा है और पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया हैं, जिनका संबंध भाला फेंक से है। इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं। चलो ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग बने। नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के सीएमडी बने विजेंद्र प्रताप सिंह। आईआरएफसी के सीएमडी बने थे मनोज कुमार दुबे। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के 26वें महानिदेशक एस परमेश शिवमणि। राष्ट्र महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने अभ्युदय जिल। एचएसबीसी की सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनने वाली पहली महिला बनी थी पाम कौर, जो कि भारतीय मूल की है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। अच्छा, यही तो प्रश्न मैंने अभी आपसे पूछा था और इसका उत्तर आ गया आपके सामने। टीवी नरेंद्रन इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। टाटा स्टील के सीईओ हैं वैसे ये। और अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने थे विपिन कुमार। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा भारत पोल। तो अभी जो हमारे गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री अमित शाह, अभी उन्होंने ही 7 जनवरी को सीबीआई का बनाया हुआ एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम है भारत पोल। तो भारत पोल की मदद से भारत की जांच एजेंसियां विदेशी एजेंसियों और इंटरपोल से कनेक्ट हो सकेगी। ये भारत पोल जो पोर्टल है, ये सीबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्टेड है। और आप जानते ही हो कि भारतीय जांच एजेंसी जो सीबीआई है, ये इंटरपोल के लिए नेशनल कंट्रोल ब्यूरो की तरह काम करती है। तो इस भारत पोल पोर्टल पर सभी राज्यों की पुलिस इंटरपोल से कनेक्ट हो सकेगी और इस पोर्टल की मदद से इंटरपोल के रेड कॉर्नर जैसे नोटिस जारी किए जा सकेंगे। तो पोर्टल का नाम है भारत पोल, याद रखेंगे आप। सीबीआई की पहले बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना कब होती है? 1963 में, याद रखना। हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो गया और डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद है। अगर आपसे कभी पूछा जाए ना कि सीबीआई की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पे होती है, तो आंसर करना संथानम समिति। अच्छा, सीबीआई के पहले डायरेक्टर अगर आपसे पूछ लें तो क्या आंसर करोगे आप? धर्मनाथ प्रसाद कोहली। और सीबीआई का आदर्श वाक्य मोटो होता है उद्योग, निष्पक्षता और ईमानदारी, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। आपको याद होगा सीबीआई ने कुछ समय पहले ड्रग नेटवर्क को समाप्त करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम ऑपरेशन गरुड़ है। और कुछ पोर्टल्स की अगर हम बात करें, वैसे एक आध दिन पहले ही मैंने अभी बहुत सारे पोर्टल्स आपको रिवाइज कराए थे, 2-4 पोर्टल और देखो अभी जो न्यूज में थे वो बताता हूँ। अभी राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री ने। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। इस स्वर का फुल फॉर्म होता है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। अभी मात्र मृत्यु दर को कम करने के लिए सिरजन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था पंजाब ने। और केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी, ई ऑक्शन के लिए बैंक नेट नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, अभी उन्होंने भुवनेश्वर में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है। इस योजना में क्या होगा? इस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं और 11वीं के जो आदिवासी छात्र हैं उनको 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी यहाँ पे। और इसके लिए राज्य सरकार ने 156 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया है। अब यहाँ पे उड़ीसा की बात है और योजनाओं वाला प्रश्न है, तो एक काम करता हूँ, पहले तो इसी तरह की कुछ और योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर मैं आपको ले चलूंगा उड़ीसा। देखो, एक आपको याद होगी महतारी वंदना योजना आई थी, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया था। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं। लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल ने, हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपये। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिना योजना महाराष्ट्र ने शुरू की, हर महीने महिलाओं को 1,500 रुपये। लाड़का भाव योजना भी महाराष्ट्र की है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की है, हर महीने अब 1,250 रुपये। और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली ने शुरू की, 1,000 रुपये हर महीने महिलाओं को। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश ने, हर महीने महिलाओं को 1,500 रुपये। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, जिसे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना भी कहते हैं, झारखंड ने शुरू की, हर महीने महिलाओं को 2,500 रुपये। और हर घर हर गृहिणी योजना
हरियाणा ने शुरू की 500 रुपये में महिलाओं को सिलेंडर मिलेगा। अभी सुभद्रा योजना उड़ीसा ने शुरू की। महिला सम्मान योजना ये दिल्ली की है, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, वही है ये। तो इसी तरह की जिसमें पैसे दिए जाते हैं खासतौर पे महिलाओं को, वो सारी इस तरह की योजना एक साथ मैंने आपको करा दी कवर। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की थी, तो चलो मैं आपको लेकर के चलता हूँ उड़ीसा। ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और गवर्नर हरिबाबू कंबमपति। राजकीय पशु सांबर डियर है, पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का ट्री, पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क मिलेगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क मिलेगा, हीराकुड बांध आपको मिलेगा महानदी पर, इंद्रावती बांध मिलेगा इंद्रावती नदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप को पहले हम व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, यही मिलेगा। उसके अलावा यहाँ का क्लासिकल डांस ओडिसी है, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। कोणार्क सूर्य मंदिर यहीं पर मिलेगा, जिसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं, और जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा। उड़ीसा के कुछ उत्सव महोत्सव, नुआखाई महोत्सव, रजा पर्व, बाली यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, बोईता बंदना महोत्सव, शीतल षष्ठी पर्व, धानु यात्रा उत्सव, ये सब उड़ीसा के हैं। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो अभी उड़ीसा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। स्वयं योजना शुरू हुई। देश का पहला राइस एटीएम ये खुला भुवनेश्वर में। उड़ीसा बनाएगा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, और सुभद्रा योजना शुरू हुई। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला ये तीसरा राज्य बना था। इससे पहले 2 बन चुके हैं, केरल और बिहार, तीसरा ये उड़ीसा बना था ऐसा करने वाला। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा, इसका उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया। मनकीडिया समुदाय उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजाति ग्रुप पीवीटीजी ग्रुप बना था। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ शुरू की? उड़ीसा के कलिंग नगर में। एकलव्य पुरस्कार 2024 दिया गया था प्रत्यक्षा रे को, ये तैराक है, स्विमर है। उसके अलावा ग्रामोदय योजना यहाँ शुरू हुई। 5वें राष्ट्र जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला था? उड़ीसा को। दूसरा नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल ये मनाया गया पूरी उड़ीसा में। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी 2025 में जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा ये भुवनेश्वर में होगा। तो उड़ीसा से ये सारी बातें याद रखना। अच्छा, उड़ीसा के मैप से एक और प्रश्न आपको करवा दूं। आप देखो पहले मैप में, ये यहाँ पे आपको मिलेगी चिल्का लेक। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है जिसका नाम चिल्का लेक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव कहाँ रखी? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो अभी मोदी जी ने याद रखना सिंपल सा यही प्रश्न है कि नई दिल्ली के रोहिणी में अभी नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला रखी है। बनाने में लागत आने वाली है करीब 185 करोड़ रुपीस। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान को करी, यानी कि सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट। वैसे अभी आपको बंगलुरु में मिलेगा और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था, ध्यान से सुनना, कि भारत का पहला अखिल भारतीय अनुसंधान केंद्र, अंग्रेजी में बोलोगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था? या प्रश्न ऐसे आ जाएगा कहाँ पर मिलेगा? तो नई दिल्ली में मिलेगा। 2017 में ही मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। वैसे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? चलो एक काम करते हैं, आयुर्वेद से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स में अब तक हमने प्रश्न पढ़े हैं वो सारे मैं आपको एक साथ यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। सारे एक साथ प्रश्न आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो एक तो आपको याद होगा, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 मनाया गया था केरल के तिरुवनंतपुरम में। यूके सांसद ने किसे आयुर्वेद रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया था? तनुजा नेसारी को। और आयुर्वेद दिवस ये धन्वंतरी जयंती को या धनतेरस के दिन हम मनाते हैं, तो 2024 में ये हमने 29 अक्टूबर को मनाया था। थीम थी आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे खुला था? जामनगर, गुजरात में। सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? स्मार्ट। और नई दिल्ली में पहले आरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन DY चंद्रचूड़ जी ने, जो हमारे 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। आयुर्वेद पर यह पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। और भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र आपको कहाँ पर मिलेगा? मॉरिशस में, जिसका अभी 2024 में उद्घाटन किया था हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। तो सारे पॉइंट्स ये ध्यान में रखना आप। और हाँ, PDF के बारे में मैंने आपको बताया नहीं। ये जो भी हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, और जो भी एक्स्ट्रा मैं आपको रिविजन करा रहा हूँ, ये सब शीट्स आपको मिल जाती है PDF में। डिटेल्ड PDF होती है। PDF कहाँ मिलेगी, कहाँ से डाउनलोड करोगे? अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
और हाँ, प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगता है, अगर आपको इससे बेनिफिट होता है तो प्लीज़ इन वीडियोस को, अपने इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार इसे शेयर कर देना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर करना। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान कौन बन गई है। तो सही उत्तर होगा इनाह केनाबारोलुकस, और ये ब्राज़ील की है, ब्राज़ील की एक नन है। ये नाम है इनाह केनाबारोलुकस और अभी इनकी उम्र है 116 वर्ष, और अभी ये 116 वर्ष 210 दिन की हैं। और अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार ये दुनिया की अब सबसे उम्रदराज इंसान बन गई है। और आपको याद होगा अभी कल ही के दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला, नाम था टोमिको इट्टू का, इनका निधन हो गया है। वो जापान से थी और अब उनके निधन के बाद ये दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान या उम्रदराज महिला बन गई हैं, इनाह केनाबारोलुकस, जो ब्राज़ील से है, याद रखना। और उनसे पहले जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग या उम्रदराज पुरुष व्यक्ति थे उनका नाम था जॉन टेनिसवुड, ब्रिटिश व्यक्ति थे। उनका 112 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था, ये भी हमने पढ़ा था। तो ध्यान रखना ये 2-3 नाम। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। तो अभी हाल ही में जारी डेटा के अनुसार भारत के पास अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर तक बढ़ गया है। तो इतने बड़े नेटवर्क के साथ भारत अब चाइना और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। अगर पूछे भारत किसको पछाड़ के तीसरे स्थान पे आ गया, तो आंसर होगा जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरे स्थान पे आ गया है। और अभी डेटा के अनुसार बताया गया कि दिसंबर 2024 तक चाइना में मेट्रो ट्रांसपोर्ट की जो लंबाई है वो हो गई है 10,991.88 किलोमीटर। तो भारत मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में याद रखेंगे तीसरे स्थान पर है, पहले पे चाइना फिर अमेरिका। अच्छा, आप यूँ बताओ कि भारत में सबसे पुरानी और पहली मेट्रो सर्विस ये कौन सी है। तो कोलकाता मेट्रो सर्विस, इसे यूएसएसआर की सहायता से बनाया गया था 1984 में। और आपको याद भी होगा कि हमने पढ़ा भी था, अभी 2-4 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया कि भारतीय रेलवे ने 2010 में कोलकाता मेट्रो को अपना 17वां रेलवे जोन बनाया था। ठीक है, ये पॉइंट भी ज़रूर ध्यान रखना। उसके अलावा अगर पूछे कि भारत की पहली आधुनिक मेट्रो प्रणाली का उद्घाटन ये 2002 में दिल्ली में किया गया था, इसे जापान की सहायता से बनाया गया था। और अभी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी बनी थी, कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे। यूँ बताओ मेट्रो रेल प्रणाली, मेट्रो रेल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर कोलकाता आंसर होगा। आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा था कि भारत का 69 नंबर का रेलवे मंडल, रेलवे डिवीजन कौन सा बना है, तो जम्मू बना है। ये तो अभी हम प्रश्न पढ़ ही चुके हैं करंट अफेयर्स में, तो यह तो आपको याद होगा। वैसे एक तरह से रैंकिंग वाला ये प्रश्न है और रैंकिंग बहुत टाइम हो गया हमें रिवाइज करे, तो चलो 2024 की जो भी महत्वपूर्ण रैंकिंग इंडेक्सेस हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, भारत 126वें स्थान पे था, टॉप पे फिनलैंड है, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे पे था, टॉप पे अमेरिका। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में भारत 51 पे है, टॉप पे सिंगापुर है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, अमेरिका चाइना के बाद हुरुन ने जारी किया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बना था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और साइबर क्राइम इंडेक्स के मामले में भारत 10वें स्थान पे था, टॉप पे रशिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 159 पे है, टॉप पे नॉर्वे है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 39 पे है, टॉप पे अमेरिका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में न्यूयॉर्क टॉप पे था, भारत में दिल्ली टॉप पे था जो इस लिस्ट में 350वें स्थान पर है। पर्यावरण एवं प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176 पे है, टॉप पे एस्टोनिया है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 129 पे है, टॉप पे आइसलैंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 63 पे है, टॉप पे स्वीडन है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत 15वें पे है, टॉप पे अमेरिका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी उसमें भारत 109 पे है, टॉप पे फिनलैंड है। नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स आया उसमें भारत का स्कोर 71 था, टॉप पे केरल और उत्तराखंड है। अभी ये स्कोर वाला प्रश्न किसी एग्जाम में आया था। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना टॉप पर है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में पहले पे मनीला, फिर मुंबई, फिर दिल्ली था।
और सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पर केरल रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39 पे टॉप पे स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में भारत 58 पे टॉप पे स्विट्जरलैंड। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, फिर चाइना और फिर भारत। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पे केरल। विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन को पार कर गया? तो भारत। पहले पे चाइना, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105 पे है। वर्ल्ड जीएनआई रैंकिंग में 150वें पे है, टॉप पे बरमूडा। वर्ल्ड बैंक ने जारी किया, जीएनआई मतलब ग्रोस नेशनल इनकम। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में टॉप पर भारत रहा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84 पे है, टॉप पे हांगकांग है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 79 पे, टॉप पे डेनमार्क है। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत 176 पे, टॉप पे लग्जमबर्ग। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग के मामले में छठे स्थान पर हम हैं, पहले पे चाइना है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 10वें पे है, टॉप पे डेनमार्क है। और पहले, दूसरे, तीसरे पे कोई देश नहीं है, डायरेक्ट चौथे से स्टार्ट हो रहा है डेनमार्क। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत 49 पे है, टॉप पे अमेरिका। उसके अलावा यूरेशिया टाइम्स की द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 की सूची आई थी, उसमें भारत को 5वें स्थान पे रखा था, टॉप पे। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे इंडेक्सेस सूचकांक हमने रिवाइज करे 2024 के, सारे इंपॉर्टेंट ही मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख, फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 जनवरी को। तो हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य युद्धों के कारण अनाथ हुए बच्चों के प्रति सेंसिटिविटी और अवेयरनेस बढ़ाना और इस संकट का समाधान खोजने के लिए ग्लोबल लेवल पर कदम उठाना। थीम याद रखना, ऑर्फन लाइव्स मैटर। तो ये अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न, याद रखना। जनवरी में वैसे कौन कौन से दिवस अभी तक हमने मनाए, एक बार रिवाइज कर रहा हूं आपको। तो एक आपको याद आएगा, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे होता है, DRDO दिवस भी होता है। 2 जनवरी को इंट्रोवर्ट डे, 4 को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे, और अभी 6 जनवरी को एक तो गुरु गोविंद सिंह जयंती प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया, और आज हमने देखा विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? जस्टिन ट्रूडो। आप सभी जानते हैं उनका नाम वैसे। तो कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, और अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और सत्ताधारी लिबरल पार्टी का अगला नेता चुने जाने तक वो इस पद पर बने रहेंगे, और कनाडा के प्रधानमंत्री थे ये। उसी के साथ साथ 1 दशक से वो इस लिबरल पार्टी के नेता भी थे। अच्छा, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? तो ऐसा कहा जा रहा है कि आधे से ज़्यादा सांसद उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे थे, और इसके कुछ मुख्य कारण थे, जैसे कि उन पर करप्शन के आरोप लगे, और आप जानते ही हो भारत और अमेरिका से जो बिगड़ रहे हैं रिश्ते, तो इस तरह के कारण बताए जा रहे हैं, और इस कारण से उन पर दबाव बनाया जा रहा था, और उन्होंने फाइनली इस्तीफा दे दिया। एक बार मैं आपको मैप में दिखा दूं, कनाडा, ये रहा मैप में कनाडा, कैपिटल होती है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर, और आपको याद होगा दुनिया की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश ये कनाडा ही है। और भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है, कोस्टल बाउंड्री? तो वो गुजरात आंसर होगा। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। आप में से कोई पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे नए स्टूडेंट हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, कुछ ट्रिकी वीडियोज़ हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, नोबेल प्राइज़ हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता तो मुझे बताइएगा, मैं आपको पर्सनली लिंक सेंड कर दूंगा। चलो भी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल प्लेयर कौन बन गए, पहले पुरुष फुटबॉल प्लेयर कौन बन गए? तो लियोनल मेसी। और 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है द ब्रुटलिस्ट ने। और अभी पूछा 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बंगलुरु। BCCI के सचिव कौन बनेंगे? देवजीत सेकिया। किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया गया? तमिलनाडु। और केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए भी किस संशोधित पोर्टल को लॉन्च किया? बैंकनेट। और किसे वर्ष 2025 में DGCA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? फैज अहमद किदवई। और अभी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई 6 जनवरी।
फिर अगले में पूछा कि किस राज्य सरकार ने राइतु भरोसा योजना का विस्तार करते हुए, अच्छा एक इस प्रश्न में मुझे आपको करेक्शन करवाना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें किसानों को अब हर साल प्रति एकड़ 7,500 रुपये लिखवाया था, 7,500 नहीं होगा, 12,000 रुपये होगा। तो किसने शुरू की? तेलंगाना ने। 7,500, कहीं कहीं जगह 7,500 रुपये भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको वो बता दिया। लेकिन करेक्ट करना, इसका आंसर क्या होगा? 12,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे हर वर्ष। अगर कहीं नोट्स बनाते हो तो वहाँ करेक्ट कर लेना, पीडीएफ को डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे करेक्शन कर लेना। बाकी अगले में पूछा था, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला टोमिको इटुका का निधन हो गया, किस देश से थी? जापान से थी। तो चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। 2024 में जो 96 नंबर के ऑस्कर अवार्ड थे उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? ओपनहाइमर आंसर होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।